हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक की आपको क्लासेस मिलती हैं हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोगों ने पहले कक्षा 12वीं की जो बुक थी, बुक ओवरव्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 12वीं में आप लोगों को 3 बुक पढ़नी होती हैं। एक बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी जो बुक है जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और तीसरी बुक एक प्रैक्टिकल की बुक होती है जो कि आप लोगों को स्कूलों में पढ़नी होती है। इन तीनों बुक में से जो पहली बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए 11th में आप लोग ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और 11th में थोड़ा बहुत क्या आप लोगों ने पूरा भौतिक भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो किस तरीके से भौतिक भूगोल मानव भूगोल से अलग है आज हम पढ़ेंगे। इसकी प्रकृति यानी कि नेचर क्या है। नेचर मतलब मैं उस नेचर की बात नहीं कर रहा हूं जो पर्यावरण से संबंधित है। नेचर मतलब अगर हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो इस मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, और इस सब्जेक्ट से फर्दर कौन से सब्जेक्ट्स निकले हुए हैं यानी कि विषय क्षेत्र, आज हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति यानी मानव भूगोल की इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, और मानव भूगोल का नेचर क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। जनरली जो 12th का जो पहला चैप्टर है वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। कई बार लोगों को वो चैप्टर क्या होता है कि बहुत बोरिंग लगता है कि सर भी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। 11th में तो हम लोगों ने बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ी थी, अचानक ये जैसे हम 12th में पहुंचे तो किस तरीके की चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिल रही हैं। तो जो पहला वाला चैप्टर है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सी थ्योरीज, बहुत सी आइडियोलॉजीज हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं। आज हम बहुत आसान भाषा में ये सारी चीजें जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए बुक याद रखना है। पहली चीज तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा। ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी दरअसल क्या है ना, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द बना है जियो, क्या नाम है, एक शब्द का मतलब है जियो, और दूसरा जो शब्द है जिसका जो कि है ग्राफी, क्या नाम है, जियोग्राफी। जियो और ग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहां पर ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का वर्णन करना। यहां पर ज्योग्राफी, अभी मैं 12th पे आया ही नहीं हूं, पहले चैप्टर पे आया ही नहीं हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा जो शब्द है वो है ग्राफी। और जियोग्राफी जिसका मतलब होता है, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। दरअसल ये ज्योग्राफी जो वर्ड है ना, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एरेटोस्थनीज। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एरेटोस्थनीज। उन्होंने ये ज्योग्राफी वर्ड जो था दिया था, इसलिए एरेटोस्थनीज को भूगोल का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा आईएमपी लाइन है, ये आप लोगों को पढ़नी है या याद रखनी है आप लोगों को इस चैप्टर के लिए। देखिए भूगोल को जो है ना 2 मुख्य भागों में हम लोग बांटते हैं। 2 मुख्य भाग, जिनमें से पहला भाग है जिसका नाम है भौतिक भूगोल, और दूसरा जो भाग है जिसका नाम है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में फिजिकल ज्योग्राफी भर भर के पढ़ी हुई है। आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, सारी जो चीजें, जो फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। फिजिकल मतलब यहां पर क्या हो रहा है, भौतिक। जो भौतिक रूप से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। अब हम लोगों को 12th की बुक स्टार्ट करनी है, और 12th की बुक स्टार्ट करनी है तो 12th की बुक में जो नाम लिखा हुआ है वो है मानव भूगोल। तो अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, मानव भूगोल का मतलब तो पहले बताइए, तभी तो हम 12th क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मानव भूगोल, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या होता है, और इससे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो निकलने वाले हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा, इस स्लाइड में जनरली हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी
ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इरेटोस्थनीज एक व्यक्ति थे उनको हम लोग भूगोल का जनक क्या बोलते हैं, मानते हैं। और दो बुक हम लोगों को भूगोल के जो दो पार्ट हैं वो हम लोगों को पढ़ने होते हैं। एक जो पार्ट है वो है भौतिक भूगोल, जो कि हम लोगों ने 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। अब क्योंकि हम 12वीं में पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे से, तो 12वीं में हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, तो मानव भूगोल का मतलब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है ना वो है फ्रेडरिक रेटजेल। एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। इनका नाम बार बार सुनने में आप लोगों को आएगा। उनको हम लोग आधुनिक मानव भूगोल का जनक मानते हैं। आधुनिक मानव भूगोल मतलब, हम मानव भूगोल का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि प्राचीन परिभाषा क्या है, हमको तो आज के समय के हिसाब से पढ़ना है। तो आज के समय के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो आज के समय के हिसाब से एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। इनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक मानव भूगोल का जनक। आधुनिक समय मतलब 18वीं शताब्दी के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसमें मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है दी है, और उनको ही हम लोग मानव भूगोल का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। इन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस बुक में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा बहुत अच्छे से दी थी। अब हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा याद कर लेनी है, क्योंकि ये परिभाषा शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, अति लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, उनमें बार बार पूछी जाती है। 12वीं में हम लोगों को किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, हम लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पे तो फोकस करना ही है, साथ ही साथ उसके अंदर जो हिडन क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से याद करने होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और हिडन जो उसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल है, और उनके अनुसार उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इस बुक में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा यहां पर पढ़ लेते हैं। क्या बोला इन्होंने कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या बोला इन्होंने कि मानव भूगोल क्या है, मानव का मतलब हमारा और पृथ्वी का, हमारे और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, रिलेशन क्या है हमारे और पृथ्वी के बीच, क्या पृथ्वी हमको प्रभावित करती है या हम पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, इस तरीके के जो संबंध है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव भूगोल। और ये परिभाषा किसने दी, रेटजेल। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग कोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू रेटजेल, या फिर रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद रेटजेल की एक शिष्या थी, एक फेवरेट स्टूडेंट थी, उन्होंने भी अपने हिसाब से मानव भूगोल की जो है परिभाषा यहां पर लिखी है। तो ये जो परिभाषा है आप लोगों को हूबहू समझ में आ जानी चाहिए, और ये आप लोगों को रट लेनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो एलन सी सैंपल जो रेटजेल थे, इनकी फेवरेट जो थी वो शिष्या थी, स्टूडेंट थी, उन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी। और क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव मतलब चंचल मानव भी आप लोग मान सकते हैं। मानव क्या है, मानव तो स्वभाव से ही क्या है, चंचल है, क्रियाशील है, किसी ना किसी गतिविधि में लगा होता है। तो वो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी तो क्या है, अस्थिर है, अपनी जगह पर क्या है, अडिग है बिल्कुल। तो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच जो संबंध है, जो संबंध क्या हो रहे हैं, परिवर्तनशील हो रहे हैं। परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि या तो हम पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं, वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, या पृथ्वी जो है हमको प्रभावित कर रही है। तो ये जो परिवर्तनशील अध्ययन है इसी को हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले इन दोनों ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूं कि मानव भूगोल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मानव भूगोल की परिभाषा एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए मानव भूगोल को समझाने के लिए ना अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जो भूगोल वेत्ता हैं, उन्होंने अलग अलग विचारधाराएं जो है प्रस्तुत की हैं। उन विचारधाराओं के बारे में ही यहां पर लिखा हुआ है कि मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए से है। मतलब अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने मानव भूगोल को देखने के नजरिए, यानी पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है उस नजरिए को अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने अपने अपने नजरिए से देखा हुआ है, और इसलिए उन्होंने अलग अलग विचारधाराएं जो है प्रस्तुत की है। साधारण शब्दों में
कहें तो आज तक मानव भूगोल के अनेकों वैज्ञानिक हुए और उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के संबंध को देखा, उन्हीं से ही हम भौगोलिक विचारधाराएं जो है, उन्हीं से जो है सारी भौगोलिक विचारधाराएं बनी है। तो मतलब हर व्यक्ति ने, जितने भी भूगोलवेत्ता हुए, जितने भी वैज्ञानिक हुए, हर वैज्ञानिक ने मानव और पृथ्वी के संबंधों को अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नजरिए से देखा और उन नजरिए के बेसिस पर उन्होंने क्या की, मानव भूगोल की अपनी अपनी विचारधाराएं या फिर परिभाषाएं दी। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी भूगोलवेत्ता हुए, उन भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाओं या विचारधाराओं को 3 पार्ट में हम लोगों ने यहां पर डिवाइड कर लिया है और ये 3 विचारधाराएं ही आपकी बुक में जो है बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है, 3 विचारधाराएं आप लोगों को बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ये 3 विचारधाराएं अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली, इनकी विशेषताएं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली और खासकर समझ ली, तो आप लोगों का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये तीनों विचारधाराएं नहीं पढ़ी तो आप लोगों को पूरा चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। आप खुद से अगर वो पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पहला चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को मानव भूगोल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली और मानव भूगोल की परिभाषाओं को और मानव भूगोल को देखने के नजरिए को या फिर परिभाषाओं को अलग अलग विचारधाराओं के बेसिस पर हम लोगों ने 3 पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक विचारधारा जिसका नाम है नियतिवाद और निश्चयवादी विचारधारा, दूसरी जो विचारधारा है जिसका नाम है संभववाद विचारधारा और तीसरी जो विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद विचारधारा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा क्या है, कृपया समझा दीजिए। तो हम लोग एक एक करके जो है सभी विचारधाराएं बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सी विचारधारा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि स्लाइड में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं पढ़ूंगा, उस स्लाइड को मैं समझाऊंगा और आप लोगों से फर्दर जो है मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। मतलब जब मानव भूगोल से संबंधित अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो रही थी, बन रही थी, तब ये पहली विचारधारा थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पहली विचारधारा जो मानव भूगोल से संबंधित बनी है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो कि आदिम था और पृथ्वी से डरकर रहता था। इसके अंतर्गत क्या है, पहले आप लोगों को पता है कि आज हम जिस तरीके से पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या हजारों साल पहले भी हम इसी तरीके से पृथ्वी पर रहते थे? नहीं। हम लोग क्या करते थे, पहले पृथ्वी पर या नेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। हम लोग नेचर से बहुत ज्यादा क्या करते थे, डरते थे। नेचर के प्रकोप से हम लोग बहुत ज्यादा डरते थे। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो कि क्या है, आदिम था, आदि मानव का जमाने का था और वो पृथ्वी से क्या करता था, डरकर रहता था। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। यह बहुत ज्यादा आईएमपी लाइन है, इस लाइन को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इस विचारधारा के अनुसार क्या था, इस विचारधारा का मानना है कि इसमें नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवाद विचारधारा में क्या करा था, इंसान ने अपने आप को पृथ्वी के अनुसार क्या कर लिया था, ढाल लिया था। जिस तरीके से धूप पड़ती थी, जिस तरीके से बारिश होती थी, जिस तरीके से सर्दी होती थी, मानव अपने आप को उस तरीके से क्या करता था, ढाल लेता था। आज हम लोग भले ही पृथ्वी या जो डिजास्टर्स या दुनिया भर की जो भी वातावरण में चीजें हो रही हैं, हमने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जिस तरीके से नेचर अपना प्रकोप दिखाता था, हम लोग अपने आप को उस तरीके से कन्वर्ट कर लेते थे। तो मतलब हावी कौन था, हावी था नेचर। बात समझ में आ रही है। पहले नेचर सर्वोपरि था और मानव क्या था, उसका दास था, सर्वेंट था। सबसे पहले नेचर और उसके नीचे हम लोगों ने, क्योंकि अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाला था, इसलिए हम प्रकृति के क्या थे, दास थे। हम लोग पृथ्वी से या प्रकृति से क्या करते थे, डर कर रहते थे। और यही बात यहां पर लिखी हुई है, उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। वो ये मानता था कि भैया मेरी औकात नहीं है पृथ्वी को प्रभावित करने की, वातावरण को प्रभावित करने की, इसलिए वो प्रकृति की क्या करता था, पूजा करता था। हमेशा प्रकृति के सामने क्या करता था, नतमस्तक रहता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यहां पर दास और मालिक के बीच का कॉन्सेप्ट है। यहां पर मालिक कौन है, पृथ्वी है, और हम कौन है, दास है। मतलब मानव कौन है, दास है, क्योंकि मानव यहां पर कौन था, आदिम प्रकृति का था। ठीक है, कौन सी विचारधारा पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा। इस बात को आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इस विचारधारा की विशेषताएं क्या थी, देखिए पहली बात तो चूंकि ये
निश्चयवादी विचारधारा है और इसमें हम लोगों ने देखा कि मानव जो है, इंसान जो है, प्रकृति का क्या है, दास है। और दास है तो इसमें जो चीजें रहेंगी वो एकदम बहुत इनिशियल स्टेज की रहेंगी, प्रारंभिक अवस्था की रहेंगी। क्या रहेंगी कि इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था, निम्न था। इस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं क्योंकि नया नया मानव था और मानव विकास जो था वो ना के बराबर था। मानव विकास मतलब जिस तरीके का आज आप विकास देख रहे हैं, बिल्डिंग है, सड़कें हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या इस तरीके के उपकरण या चीजें पहले आप लोगों को देखने को मिल रही थी? नहीं। नेचर के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड, नेचर से ही घर बनते थे, ठीक है, लकड़ी के ही घर बनते थे, लकड़ी के नहीं थे तो गुफाओं में रहते थे। जो भी तरीके से सर्वाइवल के लिए जो भी जंगलों में मिलता था, नेचर में मिलता था, वही क्या करते थे, हम लोग खाते थे और नेचर से जो चीजें मिलती थी वही हम लोग क्या करते थे, पहनते थे। तो ये था यहां पर मानव विकास का क्रम कि मानव विकास यहां पर ना के बराबर था। प्रौद्योगिकी क्या थी, एकदम निम्न लो लेवल की थी। मानव विकास क्या था, ना के बराबर था। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, प्रकृति मालिक थी और हम लोग उसके क्या थे, दास थे। इसलिए हम मानव क्या करता था, प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था और उससे क्या करता था, डरता था। आज भी हम लोग प्रकृति पूजक हैं कि नहीं? हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं, हम लोग नीम की पूजा करते हैं, हम लोग आंवले की पूजा करते हैं, हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, हम जंगली जानवरों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें पुरातन समय से ही चली आ रही हैं। पहले भी हम लोग इतना ही डरते थे, प्रकृति का उतना ही हम लोग क्या करते थे, सम्मान करते थे। आज भले ही थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि आज दूसरी विचारधारा चल रही है। अभी हम कौन सी विचारधारा पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा। नियति मतलब जो नियति में लिखा हो, नियति में क्या लिखा हो, जो भैया प्रकृति जो है वो सुप्रीम है, ये बात हम लोगों को यहां पर पढ़नी है। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। मानव का यह मानना था कि भाई प्रकृति जो है वो सर्वोच्च है, हम प्रकृति के दास हैं, हम पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकते। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा क्या थी, शक्तिशाली थी और मानव को अपने अनुसार चलाती थी। प्रकृति क्या थी, प्रकृति क्या थी, सर्वशक्तिशाली थी। प्रकृति, पहले व्यक्ति कितना डरता था पानी से कि यार बाढ़ ना आ जाए, प्रकृति की पूजा करता था। बाढ़ ना आए इसलिए प्रकृति से प्रार्थना करता था कि भाई हमारे खेत हैं या जंगल है उनको सुरक्षित रखिएगा और आग लग जाए तो उससे सुरक्षित रखिएगा। किस तरीके से प्रार्थना करता था? क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या थी, वो प्रकृति जो थी वो थी सुप्रीम और हम सुप्रीम नहीं थे, हम उसके क्या थे, दास। तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड में जो भी चीजें आप लोगों को लिखी हुई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब उदाहरण यहां पर देखते हैं, उदाहरण से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन न ढूंढकर पृथ्वी की पूजा करने और उससे खुश करने में लग जाता था ताकि बारिश हो सके और वह अच्छे से खेती कर सके। भाई क्या लिखा हुआ है यहां पर? आज के समय की बात छोड़ दीजिए, ये पहले के समय की बात कर रहे हो। पहले के समय की बात है तो पहले ही वाली विचारधारा भी है। विचारधारा का नाम क्या है? निश्चयवादी या फिर नियतिवादी विचारधारा। इसमें मैंने क्या बताया, प्रकृति जो है सुप्रीम है, हम उसके क्या है, दास हैं। पहले के समय में क्या होता था, अगर बारिश नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे कि हे भगवान हमारे खेतों में बारिश कर देना। ये कॉन्सेप्ट पहले के समय में चलता था। क्या आज ये कॉन्सेप्ट है? आज अगर बारिश नहीं भी होती तो हम मॉनसून पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। आर्टिफिशियली हम लोगों ने नलकूप बना लिए हैं। अब तो क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि बादल, कृत्रिम वर्षा होने लगी है या आर्टिफिशियल रेन जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्लाउड सीडिंग, क्लाउड में हमने आर्टिफिशियल क्लाउड बना दिए और अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो वहां पर बारिश करा दी। लेकिन वो कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले नहीं था। पहले के समय में तो अगर पूजा नहीं होती थी तो वो प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाता था और प्रकृति से प्रार्थना करने लगता था। और यहां पर ये विचारधारा जो थी नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, ये वाली खत्म हो जाती है। ये वाली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये मैं मानकर चल रहा हूं। तो 3 विचारधाराएं थी, उनमें से जो पहली विचारधारा थी निश्चयवादी और या जिसको हम लोग बोलते हैं नियतिवादी, ये वाली विचारधारा हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो इसी तरीके से हम लोग 12th के सारे जो टॉपिक हैं और पहला जो चैप्टर है हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, सारे टॉपिक्स हम लोग इस तरीके से समझ कर चलेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, यदि ये टॉपिक आप लोगों को पर्टिकुलर समझ में नहीं आया, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हम लोगों को ये वाली चीज समझ में नहीं आई। अभी टिल नाउ हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो तो हम लोग फिर आगे समझते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके के सारे टॉपिक्स देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर टॉपिक समझाए जा रहे हैं। समझ नहीं आता है तो कमेंट करें। मैग्नेट ब्रेन्स
सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में आपके लिए क्लासेस लेकर आया है। साथ ही साथ आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यदि आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आते हैं और इन सारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डे टू डे जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।